आज हम लोग वीडियो री एग्जाम के लिए जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2022 से लेकर 23 तक में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सब कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं, तो ये सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में कौन सा एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? स्पेस लाइट, स्काई लाइट, मून लाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी स्काई लाइट। ये पेट के 2022 के पेपर में पूछा भी गया है। तो भारतीय सेना ने 25 से 29 जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार का अभ्यास का आयोजन किया और इसका उद्देश्य क्या है कि किसी विरोधी के हमले की स्थिति में अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है जो इसरो द्वारा फॉस्फेट मैपिंग, भूमि उपयोग और आईएस कवर निगरानी, बाढ़ और आपदा निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया गया है? तो ये हो जाएगा नोवासार ये रडार उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प एशिया पैसिफिक क्षेत्र 1983 में कमीशन की गई सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली में से एक है और दूर संचार, टेलीविजन प्रसारण आदि सेवाओं को प्रदान करता है? आर्यभट्ट, कलाम सैट, भास्कर या फिर इनसैट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इनसैट। इनसैट इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। यह एक एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 1983 में कमीशन की गई सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है और यह दूर संचार, टेलीविजन प्रसारण आदि सेवाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का GSLV F10 निम्नलिखित में से किस बारे में पता लगाने के लिए एक आगामी मिशन है? मंगल मिशन, चंद्र या फिर सूर्य या फिर बुध। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा है। तो इसरो का GSLV F10 रॉकेट प्रणाली का आगामी मिशन ये चंद्रमा के बारे में पता लगाने के लिए है और ये जो GSLV F10 है ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1 यानी कि GSAT को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा। अगला बात करेंगे गगनयान की। तो गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में कैसे संबंधित है? ये भारत का पहला संचार उपग्रह है? नहीं, ये गलत है। यह इसरो द्वारा विकसित एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है या फिर यह भारत का पहला स्वदेशी मानव निर्मित अंतरिक्ष मिशन है या फिर यह बृहस्पति तक भारत का पहला मिशन है। तो गगनयान की बात करें तो इसके बारे में है कि यह भारत का पहला स्वदेशी मानव निर्मित मिशन है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और इसी के तहत गगनयान के तहत जो 3 अंतरिक्ष मिशन है इनको पृथ्वी की निम्न भू कक्षा में भेजा जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा ओसिरिस RX, ये क्या है? एंटी टैंक मिसाइल, पनडुब्बी है या फिर कोविड-19 वैक्सीन या फिर अंतरिक्ष यान है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अंतरिक्ष यान है। और ये है कहाँ का? तो जो ओसिरिस है ये नासा का अंतरिक्ष यान है। तो ये नासा का अंतरिक्ष यान है। इससे सितंबर 2016 में क्षुद्र ग्रह कौन सा बेन्नू की यात्रा पर भेजा गया था और इस मिशन की कुल अवधि कितनी है? 7 वर्ष है और ये सितंबर 2023 में इसके वापस पृथ्वी पर आने का मतलब ये वापस पृथ्वी पर कब आएगा? ये सितंबर 2023 में आएगा। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला बात करेंगे उपग्रह इनसैट 2E, इसका प्रक्षेपण किया गया कहाँ से? तो ये किया गया है कोरू से। इनसैट 2E की बात करें तो ये इसरो द्वारा निर्मित इनसैट 2 श्रृंखला के उपग्रहों में से अंतिम दूरसंचार, टेलीविजन प्रणाली और मौसम विज्ञान सेवाओं के लिए एक बहुउद्देशीय उपग्रह है। जो इनसैट 2E उपग्रह है ये उपग्रह 23 अप्रैल 1999 को फ्रेंच गुयाना के कहाँ से? कोरू के प्रक्षेपण केंद्र से एरियन रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सोलर बी सूर्य। सोलर बी ये सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट है। ये किस देश से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था जापान से। तो ये सोलर बी क्या है? क्वेश्चन में आया तो ये सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था कहाँ से? जापान से। कब लॉन्च किया गया था? ये 2006 में लॉन्च किया गया था और इसे जाक्सा MV7 द्वारा लॉन्च किया गया था, जापान के जाक्सा के द्वारा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? जिसका हो जाएगा ऑप्शन ए वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ये विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। विश्व के बारे में पूछा था तो इसमें हो जाएगा वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ये कहाँ की थी? ये रूस की थी और इन्होंने 1963 में वोस्टाक 6 नामक यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा जीनिया। जो जीनिया है ये अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है। नासा के 46 स्पेस मिशन के कमांडर एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने अंतरिक्ष में नारंगी रंग का खूबसूरत फूल कौन सा? जीनिया का फूल उगाया था और ये पहले अगस्त 2015 में लेटस के नाम से एक पौधा उगाया था जो एक प्रकार का सैलेड का पौधा है, मतलब सलाद का पौधा है। और रफलेसिया जो है ये धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा फूल। रफलेसिया क्या है? ये धरती पर पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1969 में
और प्रेजेंट टाइम में इनके हेड कौन है? एस सोमनाथ है, जो कि 10वें नंबर के हैं और इन्होंने जनवरी 2022 को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एस सोमनाथ। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? ये आर्यभट्ट था और इसे प्रक्षेपित किया गया था उस टाइम के रूस के कास्पुतिन, और ये इसे प्रक्षेपित किया गया था रूसिया के काप्सुतिन यार प्रक्षेपण केंद्र के कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा। कब? 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट को। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट से इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क, या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती या फिर सरस्वती। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सरस्वती। तो एक सुपर क्लस्टर छोटी आकाशगंगा समूहों या फिर आकाशगंगा समूहों का बड़ा समूह है। तो ये IUCAA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा 2019 में आकाशगंगाओं के एक बहुत बड़े क्लस्टर की खोज की गई थी और इसका नाम क्या रखा गया था? रखा गया था नाम इसका सरस्वती। और जो सरस्वती सुपर क्लस्टर में आकाशगंगाओं के कुल कितने क्लस्टर है? तो ये 43 क्लस्टर हैं। कहाँ की गई थी? तो पुणे में 2019 में, ये भी याद रखिएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। कौन से नंबर की है? दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की है, चौथे की है या फिर पाँचवें की है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 4th नंबर की है। भारत के पहले कौन कौन से देश हैं? तो पहले पे है पहले पे है अमेरिका, फिर सेकंड पे चाइना, थर्ड पे रसिया और फोर्थ पे भारत आता है। मार्च 2019 में भारत के एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था और इसी ने सफलतापूर्वक जो लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह है उसे नष्ट कर दिया था। और इसे किस मिशन के नाम से जाना गया? तो इसे मिशन शक्ति नाम दिया गया। अगला बात करेंगे, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1984 में यात्रा की थी। कैप्टन राकेश शर्मा के बारे में जानेंगे तो ये 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे, जो कि सोवियत रूस मतलब रसिया के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T11 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान के बैंकानूर कॉस्मोड्रोम से गए थे और ये 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस भी लौट आए थे। और फीमेल की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? ये कल्पना चावला थी। कहाँ की थी? हरियाणा की थी। इनकी मृत्यु हो गई थी 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया शटल के नष्ट होने के कारण। अगला बात करेंगे, इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन के माध्यम से सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 4 वर्षों में मंगल ग्रह की परिक्रमा पूरी की गई है। बात करेंगे मार्स ऑर्बिटर मिशन की, तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो की एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परियोजना है। मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा था तथा सितंबर 2018 में परिक्रमा की पूरी की थी इसने, और इसे टोटल कितना समय लगा था? टोटल 4 वर्ष का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-31 उपग्रह का निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग है? पृथ्वी अवलोकन, पथ प्रदर्शन, जलवायु वातावरण या फिर संचार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी संचार। भारत का जो संचार उपग्रह है GSAT-31 है, इसे 6 फरवरी 2019 को कोरू के प्रक्षेपण स्थल फ्रेंच गुयाना के एरियन 5 VS-247 प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और यह उपग्रह भू स्थिर कक्षा में KU बैंड क्षमता को बढ़ाएगा। GSAT-31 की बात करें तो ये भारत का 40 नंबर का संचार उपग्रह है। अगला बात करेंगे चंद्रयान फर्स्ट की, तो भारत का चंद्रमा पर पहला चंद्रयान मिशन कब श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। हम लोग स्पेस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो भी पिछले 1 साल में पूछे गए हैं, क्योंकि करंट में पीछे का भी पूछ लेता है, तो ये सभी क्वेश्चन वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। बात करें भारत की, तो भारत का जो चंद्रमा पर पहला मिशन था कौन सा था? चंद्रयान था, जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से कब 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। और चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो ये 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय था, मतलब 2009 तक ये एक्टिव था। लेकिन चंद्रयान फर्स्ट का उद्देश्य क्या था कि चंद्रमा की सतह पर पानी के जो अंश हैं और हीलियम की खोज करना था।
साथ ही भारत चंद्रयान पर भेजने वाला भारत का 6 नंबर का कंट्री बनी थी और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया गया था GSLV MK थर्ड M1 नामक प्रक्षेपण यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस से रिलेटेड है। INS तरकस ने लाल सागर में कौन सी नौसेना के जहाज़ों को अल्माज PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया था? INS तरकस ने किया था, लाल सागर में किया था, कौन सी नौसेना के साथ है? तो ये हो जाएगा सूडान की नौसेना के साथ। तो INS तरकस ने लाल सागर रेड सी में जो सूडान की नौसेना है उनके जहाज़ों कौन कौन सा अल्माज और निमेर इनके साथ साझा समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया था। अगला बात करेंगे कौन सी कंपनी ने हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है 2018 में भारत के जिस सशस्त्र बल ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मिडवाच नामक एक अभिनव मोबाइल स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया है? तो किस बल ने लॉन्च किया? इसमें पूछा है भारत के कौन से सशस्त्र बल ने एक अभिनव मोबाइल स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया है? कौन सा? मिडवॉच नाम है जिसका। तो इसमें हो जाएगा भारतीय वायुसेना ने। जो भारतीय वायुसेना है इसने 2018 में अपनी 86 वर्षगांठ पर 1 अक्टूबर को डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष पर जो प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक मिडवॉच नामक एक अभिनव मोबाइल स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया है। बेसिकली ये नाम याद रखिएगा, मिडवॉच नाम तो मिडवॉच है लेकिन ये क्या है, ये एक अभिनव मोबाइल स्वास्थ्य ऐप है और लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो मिडवॉच है ये हवाई योद्धाओं और जो भारत के सभी नागरिक हैं उनको सही स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत ये कहाँ पे स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी? तो बेसिकली पूछा है कि जो भारत की पहली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी कौन है? ये INS अरिहंत। ये कहाँ पे बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। भारत की पाराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था मतलब MTCR की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैंप किया गया था, लेकिन जुलाई 2018 में परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इस एलीट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज को बढ़ा दिया गया है। तो कितना कर दिया गया है? पहले थी 290 किलोमीटर, बाद में इसको बढ़ा के कर दिया गया है 450 किलोमीटर। और ये क्या है? ये एक भारत की पाराध्वनिक ब्रह्मोस मिसाइल है। अगला बात करेंगे जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी सर्वोच्च सुपरसोनिक गति कितनी है? तो इसमें हो जाएगा 2.8 लेकर 3 मैक तक। अगला है ब्रह्मोस नामक जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसको विकसित करने के लिए भारत के किस देश के साथ मिलकर काम किया है? तो इसमें हो जाएगा रसिया के साथ मिलकर भारत बना रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगला क्वेश्चन है बार्क कहाँ स्थित है? बार्क मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये हो जाएगा ट्राम्बे में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र के मुंबई के उत्तर पूर्वी उपनगर ट्राम्बे में स्थित है। और ये है क्या? तो ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो नाभिकीय विज्ञान और अभियांत्रिकी तथा बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। INS कलवरी की बात की गई है तो INS कलवरी ये भारत में निर्मित एक प्रथम स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी है। और यह किस देश के साथ भारत ने साझेदारी की है? रूस, USA, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। INS कलवरी ये भारत में निर्मित एक प्रथम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और इसको 30 अक्टूबर 2015 को पूरा किया गया है। और इसके साथ साझेदारी की है फ्रांस की नेवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी ने। और इसका निर्माण कहाँ हुआ है? मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में हुआ था और इसे 1 अप्रैल 2000 और उसे 1 अप्रैल 2009 से बनाया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा अस्त्र जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? वो है 70 किलोमीटर तक। और इसमें एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस से लैस किया गया है जो कि किसी भी मौसम में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO द्वारा 27 मार्च 2019 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण जो कि कहाँ है? ओडिशा में है, से सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया है। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है मिशन शक्ति। अगला क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब कि DRDO द्वारा सतह से सतह में विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? जिसमें हो जाएगा अग्नि 5। जो अग्नि 5 है ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की है? इजराइल, जापान, रसिया या अमेरिका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल के सहयोग से विकसित की है बराक 8, और ये पृथ्वी से आकाश की ओर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी जो मिसाइल है वह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो ये हो जाएगा अस्त्र। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं ये अस्त्र, ये कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल या फिर उप लेफ्टिनेंट? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो एडमिरल होता है वो सबसे सर्वोच्च स्थान का कमीशन अधिकारी होता है। नेक्स्ट हम लोग डांस एंड म्यूजिक आर्ट से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से वीडियो 2018 में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला बात करेंगे, कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित है? धमाल, खेरिया, झूरिया या फिर जवारा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जवारा, ये कि हरियाणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी या फिर कथक? तो इसका हो जाएगा जो कथक है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यदि इसमें बाकियों को डिस्कस करें तो कथकली कहाँ का है? ये केरल का है, भांगड़ा पंजाब का है, और कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है। तो ये याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, भांगड़ा पंजाब का है, और कथक जो कि सबसे महत्वपूर्ण है ये उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नृत्य, नाट्य और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? मतलब कौन सी अकादमी की स्थापना की गई थी? ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाटक अकादमी या फिर संगीत अकादमी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो संगीत अकादमी है वो भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। तो संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1953 में, दिल्ली के रविंद्र भवन में की गई थी, ये याद रखिएगा। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आती है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। और जो यह संस्था है यह फेलोशिप और पुरस्कार भी प्रदान करती है। और ललित कला अकादमी की स्थापना की बात की जाए तो ये 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, तथा साहित्य अकादमी की बात की जाए तो ये भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को स्थापित किया गया था। तो अगर इसमें सीक्वेंस में भी लगाने को आए तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले संगीत अकादमी की स्थापना की गई थी, फिर ललित कला अकादमी की, फिर की गई थी साहित्य अकादमी की। अगला बात करेंगे, पंडित शिव कुमार शर्मा ये किसके वादक है? सारंगी, संतूर, सितार या फिर वीणा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। जो पंडित शिव कुमार शर्मा है इनका संबंध किससे है? तो ये संतूर वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है? तो ये है सारंगी। उस्ताद बिंदा खान क्या बजाते थे? सारंगी वादक इन्हें बोला जाता है। और जो पंडित राम नारायण जी, आशिक अली खां, साबरी खां, संतोष मिश्र हैं और ध्रुव घोष, ये भी सारंगी वादक है, तो इनके साथ इन लोग का भी नाम याद रखिएगा। अगला बात करेंगे, तोर ताली ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है तोर ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो इसमें हो जाएगा ये वायलिन से संबंधित है, श्रीमती एन राजन। साथ ही हम लोग भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सितार से संबंधित कौन था? पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खां। सरोद वादक कौन थे? अमजद अली खां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमजद अली खां, अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां ये सरोद वादक थे। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। हरिप्रसाद चौरसिया ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूपी के कई एग्जाम में पूछा गया है। तबला वादक अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, गुदाई महाराज एवं किशन महाराज ये तबला वादक थे। वायलिन के डॉक्टर एन राजम, विष्णु गोविंद जोग तथा संगीता शंकर ये वायलिन वादक थे। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा और वीणा वादक एस बालचंद्रन एवं बदरुद्दीन डागर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे शहनाई से संबंधित थे, और इन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला बात करेंगे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था? रविशंकर, उदय शंकर, अमजद अली खां या फिर हरिप्रसाद चौरसिया? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, उदय शंकर ने विदेशों में जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है इसे लोकप्रिय बनाया था, और इन्हें ही आधुनिक नृत्य का जन्मदाता भी कहा जाता है, उदय शंकर जी को। साथ ही इन्हें 1971 में पद्म विभूषण भी दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये जो बिरजू महाराज है ये यूपी से संबंधित है, और यूपी का जो शास्त्रीय नृत्य है कथक है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक। बिरजू महाराज के साथ ही बिंदादीन महाराज और लच्छू महाराज ये भी कथक से संबंधित है, तो ये यूपी का है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा।
अगला है उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका संबंध किस वाद्य से है? तो ये तबला वादक थे जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम नृत्य रूप किस राज्य में से संबंधित है? तो ये हो जाएगा केरल, केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम। उड़ीसा में ओडिसी होता है, यक्षगान कर्नाटका का नृत्य है और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे क्या कहा जाता है? नए साल को बेसिकली महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? तो वहाँ गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है नए साल को महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्र ने गोद लिया था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धेश्वरी देवी जी। राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? छोलिया, छाऊ, चरकुला या फिर दुनहल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई सॉरी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी चरकुला। ये होता कहाँ है? ये ब्रज में होता है, तो ब्रज से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, तो ब्रज में कृष्ण से रिलेटेड है ये नृत्य चरकुला ब्रज का।